1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर रहे एडोल्फ हिटलर के एक प्रचार मंत्री थे जिनका नाम था जोसेफ गोएबल्स। उन्होंने एक बात कही थी और ये बड़ी मशहूर बात है। क्या कहा था इस शख्स ने? किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच बन जाए और सब उस पर यकीन करने लगे। फिर दोहराने, किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच बन जाए और सब उस पर यकीन करने लगे। भारत में राजनीतिक दलों के नेता कई बार इस कहावत को इस्तेमाल करके अपनी सियासत को चमकाए या चमकाते रहे हैं। आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने की सियासत में इस तरह जब आप एक के बाद एक झूठ परोसते हैं तो एक बार के लिए आप उसे दरकिनार कर देते हैं। आम लगता है कि भाई हाँ, नेता है, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, चलता रहता है। लेकिन देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अगर एक के बाद एक झूठा वार किया जाए, ऐसे प्रोपेगेंडा वॉर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किए जाए तो लोग क्या सोचेंगे? एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 1 साल, 2 साल, साल दर साल एक ही बात अगर कही जाती रहे तो क्या होगा? एक बार के लिए आप कहेंगे यार कहीं सच तो नहीं। रोज संवैधानिक संस्थाओं, उनके प्रतिनिधियों पर लगातार इसी तरीके के झूठ और बयानबाजी जो है वो सियासत में आमतौर पर देखी जा रही है आजकल। और मान लीजिए अगर ऐसी संस्था के प्रतिनिधि बयानबाजी करने के लिए रोज आगे आए तो फिर वापस आरोप लगने लगेंगे कि ये क्या है, राजनेताओं की तरह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असल में भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने वाला ये जो कुछ भी अभी हो रहा है लगता है। आप ही बताइए, रोज अगर चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाए और विपक्ष की तरफ से जो एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब मीडिया में आकर देने लगे तो कल को यही लोग ये आरोप नहीं लगाने लगेंगे कि देखिए चुनाव आयोग अब राजनीति पर उतर आया है। फिर चुनाव आयोग पर रोज नए हमले, अलग अलग आंकड़े देकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आप हमें बताइए वो कहां तक और कितना वाजिब है। एक ताजा उदाहरण आपके सामने रख रही हूं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 4 अलग अलग तारीखों पर 4 अलग अलग दावे किए हैं। मैं बाकायदा वो बयान आपके सामने रख रही हूं, बाकायदा, और 4 अलग अलग तारीखों पर 4 अलग अलग आंकड़ों वाले इस बयान के तारीख और आंकड़े दोनों आप नोट कर लीजिएगा। प्लीज प्ले। दिया और लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं। The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived. 32 lakh voters, विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। ये चारों बयान आपके सामने रखे, राहुल गांधी जी ने ही ये चारों बयान दिए। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं तीनों, मैं 4 इसलिए अलग अलग आंकड़े नहीं क्योंकि पहला जो बयान दिया और आखिरी जो बयान दिया उन दोनों में 1 करोड़ का वो जिक्र कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी के जो भी ये सलाहकार है उन्हें महाराष्ट्र को लेकर क्या जानकारी दी जाए? कोई एक आंकड़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है? या तो वो 70 लाख वोटर बढ़े हैं, या 39 लाख वोटर बढ़े हैं, या फिर 1 करोड़ वोटर। और ऐसा भी नहीं है कि संख्या में 19-20 का अंतर हो। तीनों आंकड़ों में करीब करीब 30 लाख वोटर्स का अंतर है। 30 लाख वोटर्स। अब या तो राहुल गांधी को जानकारी अधूरी दी गई है या फिर जानबूझकर अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमें नहीं पता, हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सही। और सवालों के घेरे में चुनाव आयोग भी रखा जा रहा है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के चुनाव आयोग के ऑफिशियल आंकड़ों को देखें जो हर पार्टी के पास अभी मौजूद है, हर पार्टी के पास, और सार्वजनिक रूप से आप चाहते हैं एज अ वोटर,
एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट ceo.election.maharashtra.gov.in पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। साफ हो जाएगा और उस पर साफ लिखा है कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में 9,61,61,760 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था, जबकि 5 महीने बाद जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो वोटर लिस्ट में 9,70,25,119 लोगों का नाम था और दोनों में अंतर निकले तो 39,63,359 नए वोटर जुड़ जाते हैं। और वो पूरा ये देखिए गणित यहां करके दिखा दिया आपको। अब ये ना तो 70 लाख है और ना ही 1 करोड़ है। फिर राहुल गांधी जी जिस आंकड़े के दम पर पटना में चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को चोरी बता रहे हैं, वो तो 60 लाख से ज्यादा है। और अगर 60 लाख है तो फिर ये तो सच्चाई से कोसों दूर है। महाराष्ट्र में बड़े वोटरों की असल सच्चाई क्या है, वो इसी शो में हम कई मर्तबा बता चुके हैं। महाराष्ट्र में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2009 में 30 लाख के करीब नए वोटर 5 महीने के अंतराल में तब भी जुड़े थे। साल 2009 आप जाकर चेक कर लीजिए। 2024 में 5 महीने के दौरान 39 लाख नए वोटर जुड़े। तो इन आंकड़ों के कारण आपको लगता है कि एक की जीत और दूसरे की हार हुई होगी? ना, इन आंकड़ों के कारण 2009 में कांग्रेस महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीती थी। तो क्या यह आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर या ये नमो चुनाव आयोग बन गया है और धांधली की है? तब तो किसी ने यह आरोप नहीं लगाया। फिर अब क्यों लगाया जा रहा है? किसी चीज को नापने का पैमाना तो एक ही होगा ना, या तो तब गलत थे या आज गलत है, या तो तब सही थे आज भी सही है। महाराष्ट्र के बाद बिहार आ जाइए, क्योंकि चुनाव आयोग पर सीधा हमला बिहार में जारी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में क्या इसका मतलब हुआ? विशेष गहन पुनरीक्षण। और केवल पुनरीक्षण नहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण। तो कोई वजह होगी ना इसके पीछे। इस मुद्दे पर पहली बार सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आए। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है। हम चाहते हैं कि कोई भी गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल ना हो। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बिहार तो बस झांकी है। यह एसआईआर अगले साल होने वाले चुनावी राज्यों में होगा। यानी कहां होगा? असम में, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सड़क पर है, सड़क से न्यायालय तक संग्राम के मूड में है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन आज बिहार में इंडिया ब्लॉक ने एसआईआर के विरोध में बंद बुलाया। यह मुद्दा विपक्ष के लिए बहुत अहमियत रखता है और इस बात से आप समझ लीजिए कि 2014 के बाद पहली बार किसी चुनावी राज्य में राहुल गांधी सड़क पर प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी, सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीएम के महासचिव एमए बेबी प्रदर्शन में शामिल थे। इसी प्रदर्शन के दौरान वोटबंदी से लेकर जनमत चोरी तक के आरोप राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर लगाए। अब यहां भी सवाल यही है कि आखिर संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग के जिस फैसले को संविधान विरोधी बता रहे हैं, वही एसआईआर जब कांग्रेस राज में होता रहा तब कांग्रेस उसके विरोध में थी कि नहीं थी? और अगर नहीं थी तो आज विपक्ष में है तो विरोध में क्यों है? क्योंकि आज एसआईआर की आवश्यकता है। इस पर चुनाव आयोग बार बार कह चुका है। कई गैर भारतीय यानी अवैध घुसपैठियों ने नाम अपना वोटर लिस्ट में जोड़ दिया है किसी ना किसी तरीके से, और इसकी शिकायत लगातार मिल रही है। इसीलिए गूंज में कुछ सवाल अहम और बेहद जरूरी है। क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक, आप बताइए, मिलना चाहिए? क्या एसआईआर के मुद्दे से विपक्ष बिहार में आम जनता को जोड़ पाएगा? ये विपक्ष बताएगा। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से विपक्ष इतना नाराज क्यों है? यह भी एक बड़ा सवाल है और इसीलिए आज ये गूंज खास है। शुरू करते हैं गूंज।
और मैं गूंज की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या क्या करूंगा, मैंने सब प्लान तय कर रखा है। अमित शाह ने रिटायरमेंट की बात की। रिटायरमेंट के बाद वेद उपनिषद पढ़ूंगा, प्राकृतिक खेती से जुड़े काम करूंगा। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनवर पाशा जी, अरविंद कुमार वाजपेयी जी एलजेपी आर के वरिष्ठ नेताओं में से एक, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं, लेफ्ट लीडर विवेक श्रीवास्तव इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुनील सिंह साहब, लंबे अरसे बाद मैं उनको स्क्रीन पर देख रही हूं, लेकिन वो वीआईपी से हमारे साथ जुड़े हैं। विकासशील इंसान पार्टी, हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी है, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनवर पाशा जी आपसे कर रही हूं। इनफैक्ट आपसे भी अरसे बाद डिबेट में इस तरीके से वाबस्ता और रूबरू हो रही हूं। पाशा साहब, एक बड़ा सा सवाल जो इस वक्त उभर कर आ रहा है वो ये कि ये चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है वो तो उन लोगों के लिए कर रहा है जिनको राइट असल में नहीं मिलना चाहिए वोट डालने का, यानी वो जो घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों को अगर गहन पुनरीक्षण करके हटाया जाए तो वो तो आपके लिए भी, हमारे लिए भी और हिंदुस्तानियों के लिए फायदे का सौदा होगा। पाशा साहब। रूबिका जी शुक्रिया। जी शुक्रिया रूबिका जी। जी आपने बताया कि ये जो अभी रिवीजन है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जी, ये सिर्फ रिवीजन नहीं है, ये नए सिरे से पूरे वोटर लिस्ट की तैयारी का काम है। अब तक जो वोटर लिस्ट था बिहार का वो खारिज कर दिया गया है और हर नागरिक के लिए, बिहार के हर वोटर और नागरिक के लिए, खासतौर से जो वोटर हैं उनके लिए ज़रूरी कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है कि वो नया फॉर्म भर करके वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको फॉर्म बांटा गया है। एक एक वोटर को गांव में जाकर के फॉर्म बांटने की बात कर रही है इलेक्शन कमीशन। ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने कहा कि घुसपैठी शामिल हो गए हैं। अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था संसद का, जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त बनी हुई है, वो किस वोटर लिस्ट के आधार पर बना था? क्या वो घुसपैठियों के आधार पर बना था? वो बोगस वोटर लिस्ट था। अगर बोगस वोटर लिस्ट था तो ये सरकार बोगस है केंद्र की। पहले सरकार को रिजाइन करना चाहिए और नए सिरे से फिर रिजाइन करके इलेक्शन करवाइए आप नए वोटर लिस्ट के मुताबिक। क्यों नहीं किया आपने? साल भर के अंदर वही वोटर लिस्ट जो कल तक सही था, शुद्ध था, आज अशुद्ध हो गया। उसकी शुद्धिकरण हो रही है। ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की बौखलाहट है। और वो जानती है कि बिहार की जनता कभी भारतीय जनता पार्टी के पैर को जमने नहीं देगी बिहार में। इसी बौखलाहट के कारण वो इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख करके वोटर लिस्ट के नाम पर यहाँ लोगों को, जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जो बहुत सारे अधिकारों से वंचित हैं, उन सबको, उनके नाम को काटने की कोशिश होगी। जिस तरह की शर्तें बनाई गई हैं, जिस तरह की लिस्ट दी गई है कि ये प्रमाण पत्र जमा करें, उस लिस्ट की बुनियाद पर 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग वंचित रह जाएंगे वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करवाने से।
उनके नाम शामिल नहीं होंगे। सर। ये पूरी साजिश है, ये लोकतंत्र के साथ धोखा है, पाशा ये साहब। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, ओके। ये बिहार वासियों के वोटर राइट को, वोटिंग राइट को एक तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही पाशा है। साहब। मगर ये बिहार है, बिहार की जनता, ठीक है। जाहिर है कि बिहार की जनता पाशा इसका साहब। जवाब देगी। ओके पाशा साहब, आपने कुछ बिंदु यहाँ पर गिनाए हैं। आपने कहा ये बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश चुनाव आयोग की तरफ से क्यों होगी? आप चुनाव आयोग को बीजेपी कैसे मान सकते हैं? ये वही चुनाव आयोग है जिसने 2003 में भी किया था सर। यही एसआईआर 2003 में भी हुआ था और तब भी एक ही महीने के दरमियान ये हुआ था। मेरे पास द हिंदू की रिपोर्ट है सर। Why has ECI initiated SIR for Bihar's electoral? और उसमें ये इस पन्ने पर आइए सर, इसमें लिखा है द प्रोसेस एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर एक्सरसाइज. Proponents in support of SIR in its present form argue that SIR in 2003 was carried out in 31 days without technological support. और आज तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है सर. हाँ, आप कह रहे हैं 31 दिन में कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा कम दिन है. पहली बात. दूसरी बात सर, आप कह रहे हैं ये फिर साजिश है. मैं कह रही हूँ साजिश तो सर मुझे यहां नजर आ रही है, किशनगंज. किशनगंज मैंने देखा कहां पर है ये, किशनगंज कहां पर है, फिर देखा कि ये तो बंगाल के पास लगता हुआ इलाका है किशनगंज. राइट हियर, बंगाल के पास लगता हुआ इलाका पाकिस्तान में है किशनगंज. आपके हिसाब से किशनगंज पाकिस्तान में है. नहीं वो आपको बिहार लगता में नहीं होगा. है, भारत में नहीं वो है. आपको लगता होगा. आप लोग वहां पर इस तरीके का राज चलाते होंगे कि किशनगंज आपको भारत लगे का कि हिस्सा नहीं है पाकिस्तान आपकी नजर में. नहीं सुनिए सर, भाजपा की नजर में किशनगंज फिर बिहार का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है, मैं आंकड़ों पर पाकिस्तान का बात कर हिस्सा रही हूँ. है. आंकड़े भाजपा या आरजेडी या कांग्रेस नहीं होते पाशा साहब, आप भी जानते हैं. आप बहुत ज़हीन पढ़े लिखे आदमी हैं और इसीलिए मैं आंकड़ों के साथ बैठी हूँ, वरना तो लफाजी करके और शो खत्म किया जा सकता था. मुझे पता है पाशा साहब, आप आ रहे हैं और आप बगैर पढ़े लिखे बैठते नहीं है. मैं जानती हूँ आपको बहुत अच्छे से और इसीलिए कह रही हूँ किशनगंज आपको लगता होगा पाकिस्तान में, पर ये भारत का हिस्सा है, बंगाल से लगता हुआ हिस्सा है. आबादी इसकी 20 लाख है सर. मैं एक एक आंकड़ा लेकर आई हूँ. किशनगंज आबादी, व्यूअर्स सुनिएगा, 20,26,541. सर आधार कार्ड यहाँ जारी होते हैं 21 लाख 31,31,172. किसको जारी कर रहे हैं ये आधार कार्ड? कौन वहां पे कुत्ते बिल्ली जानवर? आधार कार्ड, आबादी 20 लाख और आधार कार्ड जारी कर रहे हैं 21 लाख के ऊपर. आबादी से ज्यादा आधार कार्ड कितना? 1,04,631. अब इन लोगों का गहन पुनरीक्षण सर होना चाहिए या नहीं पाशा साहब? होना चाहिए कि इतना नहीं? लंबा सवाल आप करेंगी, ये सुनिए सवाल तो नहीं जवाब है, जरा ये सुनिए. फैक्ट्स हैं. जिस आधार कार्ड की सवाल बात आप सिर्फ कर आधी रही लाइन का है. हैं, वो आधार कार्ड ऐसे कौन इशू लोगों करता है? का- हाँ ठीक है, कौन, ये किसने important इशू सवाल है. किया? ये वो important सवाल है. आधार कार्ड किसने सर, इशू किया? मैं कह दूसरा रही ये हूं- है कि आपने कहा कि पाशा इलेक्शन साहब मैं कमीशन, कह रही हूँ आधार इलेक्शन कार्ड अगर कमीशन जिस भारतीय तरह से जनता आज पार्टी ने फंक्शन कर किया रही है है, तो भारतीय जनता इलेक्शन पार्टी को कमीशन सरकार जिस में तरह रहने का से- कोई हक नहीं है. मैं कह रही हूँ बगैर किसी लाग लपेट के कह रही हूँ सर, अगर इन लोगों को आधार कार्ड जारी किया गया है वहां रहती सरकार के, तो सरकार को कोई हक नहीं है वहां पर प्रशासन चलाने का. लेकिन जिन लोगों को जारी किया गया है उनका गहन पुनरीक्षण होना चाहिए. वही मेरा सवाल है ऑल ड्यू कि रिगार्ड्स उसी नहीं होना आधार चाहिए. कार्ड के बुनियाद पर, उसी आधार कार्ड की बुनियाद पर तमाम जो सरकारी जो जितने भी काम है वो उन लोगों के जरिए अंजाम दिए जा रहे हैं. उस आधार कार्ड को इशू करने वाली यही सरकार है ना, यही Alright. एनडीए की सरकार है, ठीक यही है. बिहार की के सरकार शर्मा है. जी. 20 वर्षों से यही सरकार है सत्ता में. रही बात इलेक्शन कमीशन की, सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन की रही बात, तो इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट कर रहा है? मोदी जी और अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर. आपने जब सजेस्ट पाशा किया साहब, सुप्रीम इसमें भी गड़बड़ हो कोर्ट ने जाएगी कि चीफ सर. जस्टिस को पार्ट होना चाहिए, सर। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस को भी मेंबर होना चाहिए उसमें, उसको बीजेपी ने कूड़ेदान में फेंक दिया. पाशा साहब, इलेक्शन कमीशन के उस फिर ऑर्डर facts को में गड़बड़ हो कूड़ेदान में जाएगी. फेंक फिर दिया. आप कहेंगे, और फिर आप कहेंगे और रोबिता जी, उसको सिर्फ आप जो है दो लोग पक्षपात हैं करती सिर्फ हैं. जो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर रहे हैं. इलेक्शन कमीशन पर उसमें वो लोग LOP का सवाल रोल ना जीरो है, उठाए, क्योंकि वो LOP लोग सवाल सिंगल ना है. उठाए जो 2 2009 में into 1. एक्टिव राजनीति में थे. 2 versus 1. मैं फिर ये आपको- दो और मैं फिर एक आपको के- facts दो में और खत्म एक कर के दूंगी, मुकाबले सर. में किसका चयन होगा? पाशा साहब मैं फिर ये फैक्ट्स में इलेक्शन आपको खत्म कमीशन कर का जो दूंगी. चयन होगा, 2009 तो में कौन करेगा? मुझे ये दो बताइए, लोग कौन है? विवेक प्राइम श्रीवास्तव, मिनिस्टर हैं, आप भी जरा होम स्क्रीन मिनिस्टर पर हैं. आइए. ये मुझे लोग ये कोई बताइए, हैसियत नहीं है उसमें. 31 जनवरी 2009 तमाम संवैधानिक तत्कालीन संस्थाएं मुख्य चुनाव भाजपा आयुक्त जिस तरह से नाम तमाम एन संवैधानिक गोपाल संस्थाओं को स्वामी, ध्वस्त कर रही है, क्या इलेक्शन उन्होंने कमीशन को निर्वाचन किया आयुक्त है, नवीन चावला भारत को के लेकर किसी भी जनता शिकायत को की थी इलेक्शन कि नहीं कमीशन की थी? को एतबार नहीं है.
2009 में यूपीए की सरकार, विवेक श्रीवास्तव जी क्या किया? उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। तो क्या उसके बाद क्या हुआ सर? तब लोकतंत्र कहां चला गया था? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप ये कहना चाहती हैं कि क्योंकि वो हुआ था इसलिए मोदी साहब को अधिकार मिल गया है कि चीफ जस्टिस को करो साइड और हम और अमित शाह मिलकर के बनाएंगे नया कमिश्नर। आर यू ट्राइंग टू से दैट? जो 2009 में हुआ था, आज किसी माइकल लाल ने किया हो तो मुझे बताइए, इधर उधर की बात मत कीजिए। स्टे ऑन फैक्ट एंड टेल मी विवेक श्रीवास्तव, 2009 में जो हुआ था उसके अगल बगल भी कोई चीज यहाँ पर हुई है अभी आज की तारीख में? नहीं। तो अब क्या मोदी साहब इंस्पिरेशन अब की नहीं है, पहले आप मुझे तब की बात बताइए। और की बात हम नहीं बताएंगे क्योंकि 2025 से बीएसपी, समाजवादी पार्टी सबके सब ये कहते रहे यूपीए गलत कर रही है। आप मोदी साहब को शील्ड सब करने के कहते लिए रहे कि ये इस निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को आप लोग नहीं मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकते, लेकिन बनाया गया। और आज कह रहे हैं आप लोग कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से किसी के हाथों में खेल रहा है। 2009 का पूरा मसला पूरे देश को पता होना चाहिए विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए, इस सरकार के आज के काले कारनामों को कवर अप करने के लिए 2009 का एग्जाम्पल नहीं चलने वाला। आज मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ विवेक श्रीवास्तव, यू नो मी। मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ, लफ्ज़ी नहीं, फैक्ट्स पर बात होगी। गिव मी अ फैक्ट, गिव मी अ फैक्ट। आपने शिकायत दर्ज की है, आपने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, डफली बजाने से कुछ नहीं होगा। कोई प्रूफ है आपके पास? आपकी लॉजिक क्या है? 1977 में शाह कमेटी की रिपोर्ट में नवीन चावला पर गंभीर आरोप लगे। 20 अप्रैल 2009 को एन गोपाल स्वामी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। हियर आई हैव फैक्ट्स, डू यू हैव फैक्ट्स? चुनाव आयोग के बारे में कोई फैक्ट है तो बात कीजिए। हाँ, आपके कहने की बातों का कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं क्योंकि है? अगर आप ये कह रही हैं कि नवीन चावला के एग्जाम्पल से मोटिवेशन मिला मोदी साहब को आज काले कारनामे करने का और लाइसेंस उनको मिल चुका है, इसलिए मोदी से प्रश्न मत पूछो, तो ये तो अजीब सी लॉजिक के साथ। मोदी से ये कौन सी प्रश्न लॉजिक पूछिए, हुई? एक नहीं, मैं कह रहा दो हूं, नहीं, 2009 100 में बार हुआ था। पूछिए आप, मैं कह रहा हूं 100 बार 2009 पूछिए में मोदी से प्रश्न। पूछूंगा ना, चुनाव आयोग को लेकर जो आप कर रहे हैं वो इस देश की संवैधानिक संस्था है, उस पर किसी तरीके का इल्जाम जब तक आपके पास कोई फैक्ट ना हो, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो, नहीं चलेगा। के शर्मा जी, प्रॉब्लम यह हो गई है आप लोगों पर गुस्सा निकालना, आप लोगों की मुखालिफत करना, और आ जाती है सरकारी संस्थाएं। आप लोगों की कठपुतली बता दी गई है इलेक्शन कमीशन को। रूपिका जी, देखिए, आपने जिस बात से इस डिबेट की शुरुआत की है, मैं उस जगह जाना चाहता हूँ। इसकी मूल समस्या ये सब नहीं है। ये इसकी मूल समस्या, मूल जड़ में कौन बैठे हैं उसको समझना आवश्यक है। वो है जॉर्ज सोरेस का टूल किट, जिसके अंतर्गत ये जो कहा जाता है, जो बयान बार बार जो है जॉर्ज सोरेस और विदेशी षड्यंत्रकारियों द्वारा होता है कि भारत के लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है। आज उस एजेंडे को विपक्ष इस देश के अंदर पूरी तरह लागू कर रहा है, और मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, भारत के यदि लोकतंत्र को समाप्त करना है तो यहाँ की चुनाव व्यवस्था को पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क पे ला दीजिए और उसे बदनाम कीजिए। ये सबसे पहला तरीका है, जो कि विदेशी षड्यंत्र है, जिसका काम कैसे चालू किया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? जब 2014 के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं? विदेशी षड्यंत्र कर रहे हैं, तो आप यहाँ बैठकर आप जो है विदेशी षड्यंत्र पर जबरदस्ती का दुख प्रकट कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग सर, टेल मी। पहले रुपया जी पूरी बात सुन लीजिए, फिर बोलिए तो अच्छा लगेगा। ये लोकतंत्र की लड़ाई लोकतंत्र के तरीके से ही लड़ी जाएगी, जनता में जागरूकता लाके ही लड़ी जाएगी, और जनता ही माकूल जवाब दे रही है। मैं पूरी बात तो कर लूं, आपके पास दर्शकों को क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यही लोग थे जो पहले ईवीएम पर लगातार प्रश्न उठाते रहे कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकता है, ईवीएम को बदला जा सकता है, सब करते रहे। 5 साल तक इसी तरह के प्रोपोगंडा रचने के बाद जनता ने माकूल जवाब हर चुनाव के अंदर दिया है। इसके बाद इन्होंने दूसरा एक बहाना लेकर आए, जो एक प्रोपोगंडा खड़ा किया कि ईवीएम में जितने वोट नहीं पड़ते उससे ज्यादा काउंटिंग में वोट निकलते। आज तक एक भी प्रूफ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खा के ये लोग बाहर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा इनको लगातार। अब वो बहाना छूटा।
के तब फिर शर्मा। इन्होंने महाराष्ट्र में, एक मिनट मुझे बात बताइए, करने पूछिए, दो। hearing अब बताइए, इन्होंने बताइए, महाराष्ट्र के बताइए, चुनाव के बताइए, बाद बताइए। एक नया प्रोपोगंडा किया हाँ, ठीक है। कि वहां 1 करोड़ वोट बढ़ गए। अरे सर, एक सेकंड मुझे वो बात करने अपने दीजिए। प्रोपेगेंडा, मैं इकलौता ही बोलने वाला हूं भाई सत्ता से। वो तो विपक्ष के तौर पर वैसे भी आप लोगों को किसी भी कीमत पर नीचा दिखाना है उनको। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? भाई अगर आप कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जनता जवाब देगी, सुनिए ना सर, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि जनता जवाब देगी, सुनिए पहले मेरा सवाल, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा कि बिहार की जनता इनको जवाब देगी। तो महाराष्ट्र की जनता ने अगर आपके हिसाब से जवाब दिया तो उस जीत को मान रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? आपने धांधली की है, आपकी कठपुतली की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है। बिहार में आप जीते तो क्या ताली बजाएंगे? राहुल गांधी और आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं वो यही कहेंगे ना कि आपकी वजह से वो लोग चुनाव हारे। तो व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रूपिका जी, मुझे समझ नहीं आता कि लोकतंत्र की लड़ाई लाठी से नहीं लड़ी जाती है। लोकतंत्र की लड़ाई जनता के अंदर जागरण से होती है। अरे वो कोई लाठी और से लड़ रहे लोकतंत्र हैं की क्या? लड़ाई इसी तरह लड़ी जाएगी। वो लाठी से लड़ रहे हैं एक क्या? मिनट सुनिए, सुनिए बहन जी, मुझे बात तो पूरा करने दीजिए। आप तो बीच में इतने प्रश्न डाले जा रहे हैं। आप एक बात सबको आपने सुना शांति से, मुझे क्यों नहीं सुन पा रही है? मैं अपनी बात रख रहा हूं ना, जो मुझे रखना है। मैं ये कह रहा हूं कि हम उसी तरह से जागरूक जनता, आज जब हरियाणा के अंदर अभी इन्होंने आरोप लगाया, हरियाणा की जनता ने जवाब दिया। फिर वही बात। महाराष्ट्र की जनता के महाराष्ट्र के चुनाव पे लगाया, वहां जवाब मिला। अरे मैं आपको ये कह रहा हूं कि जनता ही इनके प्रोपोगंडा का जवाब इस रूप में दे रही All है right. कि तीसरी बार इस आप देश में सुनिए प्रधानमंत्री सर, मोदी जी आप बनते ठीक है, हैं। अब ठीक मैं है। आप तीसरी बात पर आता नहीं, हूं। तीसरी बात पर आइएगा। सुनिए पहले बहन मेरे जी, चार आपको और satisfied मैं नहीं मेहमान, करता। चार और मेहमान के शर्मा जी, उसके बाद अब रूबिका आप जी, कह मैं रहे हैं आपको कि आप बड़ा सेटिस्फाइड सब्र नहीं कर रखते हैं। पाऊंगा। मैं लाठी चलाने नहीं आया हूं। यहाँ कोई भी लाठी नहीं चला रहा है। वो कोई पाशा साहब ने लाठी हम लेकर थोड़ी बात की है, और ना सुन ही लीजिए विवेक ना, श्रीवास्तव हम ने आप- लाठी से बात की हम- है। हम लोकतंत्र- वो अपने नैरेटिव से काम कर सुन रहे हैं। लीजिए, मैं हम- पूछ रही हूँ आपका नैरेटिव कहाँ है और कितना स्ट्रांग है? सीधा सा एक जवाब पूछ रही हूँ, उसका जवाब आप कह रहे हैं नहीं, आप सब्र से मुझे नहीं सुन रही। बिल्कुल सर, सुनिए, बिल्कुल इस हमारा डिबेट को नेरेटिव करते-करते एक 10 चीज दिन हो सुन गए मुझे। एक मिनट, एक SIR पर डिबेट। रूबिका जी, मैं इतना ही कह रहा हूं, इस सारे प्रोपोगंडा का जवाब बिहार की जनता अपने वोट से देगी। आहे जनता को पर किसी छोड़ को दिया ना। चिल्लाना, ये तो ठीक है। करे ना। इनके पास मुद्दे, ओके। बिहार सुनील में सिंह एक साहब। मुद्दे नहीं है इनके पास। बिहार सुनील के सिंह अंदर ये साहब। हमसे लड़ नहीं सकते किसी मुद्दे पर। बिहार में मुद्दा नहीं, डेवलपमेंट से इसीलिए लड़ नहीं SIR सकते, मुद्दा ये है। झूठ आप प्रोपोगंडा करेंगे। All right, के शर्मा, now it's Sunil turn. Sunil ji's turn. Sunil ji's turn. रूबिका जी, ये लोकतंत्र में जनता मताधिकार के द्वारा शासक चुनती है। हाँ, और फिर? अगर जनता का मताधिकार अगर छीनेगा तो हमें पीड़ा होगी। और अभी देखिए, ये जो इलेक्टोरल रिवीजन या SIR हो रहा है, उसकी टाइमिंग और टेक्निक वो एंटी जनता है। टाइमिंग देखिए, अभी के समय में यहाँ पर आधे समय में बाढ़ आया हुआ है। दूसरी बात है कि लोग किसान अभी रोपनी में बिजी हैं, और इसके जो युवा हैं, बिहार की मानव संसाधन ही पूंजी है। हमारे लाखों लाख मजदूर बिहार के बाहर काम कर रहे हैं। वो इतने कम दिनों में यहाँ आकर के कोई ट्रेन की सुविधा, रिजर्वेशन मिल नहीं रही है। ऐसे में निश्चित ही वो वंचित रहेंगे, और वो गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक भाई हमारे वोटर हैं। या मताधिकार का अगर किसी को होगा तो हमें पीड़ा होगी, हम ऑब्जेक्ट करेंगे। दूसरी बात, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर लोकसभा चुनाव इससे हुआ और बीच में आपको लगता है कुछ घुसपैठिए आ गए, तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये शुरू करते हैं। 25 दिनों में, 26 दिनों में रूबिका जी, इतनी बड़ी टास्क बिहार ऐसे जगह में संभव नहीं है। अरे सर, डीएम मैं के पहले ही प्रेशर बता में चुकी हूँ। सुनील BLO जी प्लीज बार बार ये बात मत बोलिए कि नहीं हो सकता है। 2003 में जब किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं था, तब 31 दिन में हो सकती है, तो आज तो आपके पास सब कुछ है, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, देखिए, सुनिए रूबिका जी, सुनिए। 26 दिनों में मैं फिर से दावे से कह सकता हूँ कि ये हड़बड़ का काम गड़बड़ होगा। डीएम के प्रेशर में BLO उससे कुछ उसमें रिवीजन रोल दे देंगे। सबको अपलोड करना है, अपलोड करने की टेक्नोलॉजिकल अरे सपोर्ट 2003 में हुआ ना सर, 2003 में हुआ। आज क्या नया है? नया ये है कि आज आपके पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन आप नहीं, जो है, टेक्नोलॉजिकल आप लोग सेलेक्टिव डेटा लेकर और जनता में भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ हर मुद्दे पर लड़िए, आप घेर लीजिए JDU को।
भोपाल नहीं, घेमका आप- के उस आप मर्डर मुझे केस पर बताइए। मैं कह रही हूँ लॉ एंड ऑर्डर पर घेर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से आप कटघरे में खड़ा करने लगते हैं सर, इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। आप लीजिए ना इनको, मैं कह रही हूँ आप देखिए रुबिका बीजेपी जी, को सरे राह बुलाकर, जेडीयू को सरे राह बुलाकर आपको जितने इल्जाम लगाने लगाइए, जितना विपक्ष को लताड़ना है वो लताड़िए, भी करें। लेकिन जब आप अपनी खामियों को छिपाने के लिए इन लोगों को दूर आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगते हैं, तो सर मेरे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर दाग लगता है। आई एम ओनली वरिड अबाउट दैट एंड नथिंग एल्स। देखिए सुनील जी रुक जाइए। रुबिका जी, राहुल गांधी इस देश में भ्रम और झूठ फैलाने का ब्रांड एम्बेसडर बन गए। वर्तमान में और आने वाले समय में उनका नाम इस देश में झूठा गांधी के रूप में जरूर मशहूर होगा। आज तक उन्होंने कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं छोड़ी जिस पर कोई आक्षेप नहीं लगाई। राफेल पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद भी उनको अलग फैसला चाहिए था। तो राहुल गांधी किस राह निकले अभी तो नहीं पता, किस डगर कांग्रेस जा रही है, क्योंकि हार की लगातार हताशा ने उनको हक्का बक्का कर दिया। अल्पसंख्यकों को आप लोग हटाना चाहते हैं, किसी को नहीं, मैं उस बिंदु पर आ रहा हूं। हार की हताशा ने इनको हक्का बक्का कर दिया, इसीलिए आज चक्का पे चढ़े थे। पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया, कन्हैया कुमार को भगा दिया। तो अपने दो नेता को ही बिहार से भगा रहे हैं तो बाकी को ये भगाएंगे। महाराष्ट्र में तर्क है कि वोटर बढ़ गया, बिहार में कह रहे घट जाएगा। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार संविधान की धारा 324 के अंदर करने का है या नहीं है। चुनाव आयोग करता रहता है इसको। 2003 में राबड़ी जी की सरकार थी बिहार में, और उसी पुनरीक्षण पे 2004 में बनाया केंद्र में सरकार मनमोहन सिंह जी ने। तो ये सवाल तो उठता ही नहीं है। बिना सिर पैर का हर संवैधानिक संस्था पे दांव लगा दो। 4 लाख बीएलओ लगे हैं, 1.5 लाख पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। किसी वोटर जो जेन्युइन वोटर है वो वोटर लिस्ट में रहेगा, जो नहीं है वो हटेगा, और जो मृत हो गए उनका भी हटाया जाएगा। ये भ्रम फैला रहे हैं। मैं एक सवाल का जवाब, उन्होंने कहा क्या कोई 2 गुजराती तय करेगा। मेरा सवाल है ये 2 परिवारवादी बिहार में जाकर के ये तय नहीं करेगा कि बिहार कैसे चलेगा। बिहार में हताशा में आपको बताशा जरूर खिलाएंगे इस बार चुनाव में, ये बात तय है। ओके पाशा साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। हताशा किसको है ये जनता जानती है। बिहार की, बिहार के नागरिकों के जनतांत्रिक अधिकारों पर यह हमला है। आप उन्हें वोटर राइट से वंचित करना चाहते हैं। बूथ लूटने वाला बताएगा हमें लोकतांत्रिक अधिकार। बूथ लूट करके आप लोगों ने सरकार बनाई। सबसे बड़ा वो हमें बताएगा लोकतांत्रिक अधिकार। सबसे बड़ा झूठा है, रुबिका जी, सबसे बड़ा झूठा है। 20 साल से झूठ चला रहे हो इस देश में, इस राज्य में 20 साल से झूठ चला रहे हो। तुम मुझे बोलने दो, तुम्हारी बारी आएगी तो बोलना। चुप रहो तुम, पार्टी थी का विरोध किया। आप बताइए चुप रहो। लोकतांत्रिक अधिकार, अरे जिसका लोकतंत्र के मूल्यों में झूठ फैलाने का काम 20 साल से देश को, पूरे राज्य को बर्बाद करके छोड़ दिया। पलायन को बढ़ा दिया, बेरोजगारी को बढ़ा दिया, गरीबी को बढ़ा दिया, क्राइम का रेट बढ़ गया है। वो नंबर 1 पे बिहार क्राइम में है। तुम किसकी झूठ की बात करते हो? बिहार नंबर 1 पे क्राइम में है, बिहार नंबर 1 पे बेरोजगारी में है, बिहार नंबर 1 पे हत्या में है, बिहार नंबर 1 पे रेप में। ये तुम्हारी देन है 20 साल की सरकार की, ये तुम्हारे 20 साल की सरकार की देन है। इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। जनता इसका जवाब चाहती है और देगी जनता जवाब। तुम क्यों नहीं उस समय की हताशा में इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके कोई गिरफ्तारी नहीं, गवाह को मार दिया। ये तो आपकी राज सत्यप्रकाश जी, अनवर साहब का मौका था। अनवर साहब 30 सेकंड में दे रही हूं, 30 सेकंड मैं कह रही हूं, पॉइंट टू पॉइंट डिबेट हो जाएगा। पाशा साहब 30 सेकंड योर्स। बिहार में 20 वर्षों से एक ऐसी सरकार चल रही है जिसने पलायन को बढ़ाया, जिसने बेरोजगारी को बढ़ाया, जिसने हत्या को बढ़ाया, जिसने क्राइम को बढ़ाया, जिसने रेप को बढ़ाया। जहां बिहार में आज सबसे कम पर कैपिटा इनकम है पूरे देश में, ये स्थिति बिहार की 20 वर्षों में हो गई है। अब जनता इस थकी हारी हुई नाकारा सरकार को बदलना चाहती है और दीवारों पर लिखी हुई इबारत भाजपा को और जेडीयू को नजर आ रही है। इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को हथकंडा बना करके रिवीजन के नाम पर जनता को वोटर राइट से वंचित करना चाहती है। ये उनकी हताशा इससे जाहिर है। बिहार पिछले 20 वर्षों में लगातार देश में विकास की दर में सर्वश्रेष्ठ रहा, दूसरे स्थान पे रहा, अभी चौथे स्थान पे है। बिहार की बच्चियां पहले स्कूल नहीं जाती थी, आज बिहार की सड़कों पे
महिला पुलिस दिखती है। ये अंतर आया है बिहार में। पहले कोई हॉकी का चैंपियनशिप नहीं होता था, राजगीर में महिला और लड़कियों का हॉकी का चैंपियनशिप होता था। लालू जी के लिए विकास से बस राबड़ी जी मर्डर बन हो गए, रहे हैं, मीसा जी बन गए, गोलियां साधु चल यादव बन रही गया, हैं, तेजस्वी बन हत्याएं गया, हो रही प्रताप हैं, बन गया। फायरिंग मुझे हो रही है। प्रोफेसर सरेआम आशा पटना साहब, की सड़कों आप पर, पढ़े लिखे जो हैं, राजधानी है आपकी पटना, जीभ कट के वहां की गिर गिर सड़कों क्यों नहीं पर गई है? झूठ बोलते सरेआम हुए कत्लेआम पिछले हो रहा 20 है। सालों में नीतीश सरेआम कुमार मर्डर हो जी रहा ने है। उजड़े पटना बिहार की को जो सड़कों आप पर छोड़ कर सरेआम गए मर्डर थे, हो रहे उसको हैं, पटरी पर रेप लाया। हो रहे हैं, आज बिहार फायरिंग का हो बजट रही 2 लाख है। करोड़ ये से स्थिति ऊपर है। पटना की और बिहार आपको की समझ बना में के आएगा रख नहीं दिया विकास? आपने 20 आप वर्षों में। ताली बजाइए एलजेपी के और राष्ट्रीय आप करिए प्रवक्ता शहाबुद्दीन अमर अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद जी, एसआईआर को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि आरजेडी महागठबंधन कांग्रेस का एक मुश्त वोट बैंक है, वो आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वहां रेस शुरू ही 31% के बाद होती है। यानी MY अगर जुड़ जाए 31-32% एंड देन दे स्टार्ट, और उसी 31% को डेंट लगाने के लिए एसआईआर लेकर आए, ये आरोप आपके ऊपर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। जवाब सर। आरोप लगाने की तो स्वतंत्रता है ना सभी लोगों को, जो मर्जी आरोप लगाए। आरोप का कुछ तथ्य होना चाहिए उसके पीछे। ये लोगों का सारा आर्ग्यूमेंट ये है कि हमको संदेह है कि हमारे वोट कट जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया और इसी तरह से महाराष्ट्र में हाईकोर्ट भी चले गए। क्या हुआ वहाँ पर? महाराष्ट्र में हाईकोर्ट ने पिटीशन इनकी खारिज कर दी, जिसमें राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे कि 1 करोड़ वोट बढ़ गए, 30 लाख बढ़ गए, 70 लाख बढ़ गए। हाईकोर्ट ने कहा साफ लफ्जों में कि आप लोग हाईकोर्ट का समय बर्बाद किया सारा का सारा, और वो पिटीशन डिसमिस कर दी। देखिए एक बात सुनिए ना, इनके आरोपों का क्या जवाब हम देंगे? इनको राजनीति करनी नहीं आ रही। आई एम सॉरी। देखिए वहां की सरकार ने क्या किया, प्रोटेस्ट करने की बाकायदा इजाजत दी है, खूब प्रोटेस्ट करिए आप। ये भूल गए एंटी इनकम्बेंसी एक वर्ड होता है, वो भूल गए। और चीजें क्राइम जो हो रहा है भूल गए। कहाँ चले गए? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव थोड़ी करना है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं, और वो कराते आ रहे हैं। ये पूरे विश्व में रिकॉर्ड है। अब ये एक्सरसाइज अगर कानून की परिधि में हो रही है तो इस पर क्या एतराज कर लेंगे? अब ये कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी है, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तब ये क्या मुंह दिखाएंगे? हर चीज पे संदेह करना, ये कौन सी राजनीति है भाई? एक सवाल आपने, और अगर वोट कल मान लीजिए कटेगा, अरविंद जी हमारा भी सुप्रीम कटेगा, कोर्ट ने बीजेपी का भी इनके कटेगा, पक्ष में फैसला आरजेडी दिया, का फिर भी क्या कटेगा। सर? अगर कटेगा, मैं अगर कह रही हूं, आप कटेगा, तो वकील है ना सर, अगर कटेगा, अगर इनके देखिए, पक्ष में फैसला आया फिर क्या सर? इसमें तो हम कब मना कर रहे हैं? हम तो ये भी कहा है कि ये सरकार को परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय बदलने में कोई ऐतराज नहीं होता। अगर जनता के हक में चीज नहीं होगी उसको फौरन बदलेंगे। किसानों का कानून आपको याद होगा, SC/ST एक्ट में बदलाव किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था। अगर कोई दिक्कत आती, इनका बेस ये है कि आधार कार्ड क्यों नहीं है। अरे भाई, इसकी वोट किसको मिलता है? जो भारत में पैदा हुआ हो, जो 18 साल से ज्यादा हो। तो भारत में पैदा हुआ का एक ही डॉक्यूमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट होता है बर्थ सर्टिफिकेट। आधार कार्ड भी उसी के बेस पे बनता है। तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट मत करिए ना। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, 2003 तक का तो कोई झगड़ा है ही नहीं। और वो तो एक वोटर लिस्ट आंकड़ा है क्लियर अरविंद वो वाजपेयी फॉर्म लगा दीजिए। जी, एक आंकड़ा है अनवर पाशा जी, ये आपके सामने भी रखना चाहती हूँ, सुनील जी आपके सामने भी, और यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव आप भी, आपके सामने भी। इनफैक्ट विवेक जी, ये सवाल मेरा आपसे ही होगा। मैंने ये पता लगाया कि भाई जब ये इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ होगा तो लोगों ने अपने पन्ने खंगालने शुरू किए होंगे। 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच, व्यूअर्स को भी ये नोट करना चाहिए, 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन 2,06,488। विवेक श्रीवास्तव, ये मुझे बता सकते हैं कहाँ का आंकड़ा? नहीं, अब देखिए, जहां का भी आंकड़ा नहीं, सुनिए ना, 5 दिन में 2,06,488 आवासीय प्रमाण पत्र बिहार में कौन से इलाके में होंगे? जी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। नहीं, पहले सवाल का जवाब विवेक भाई। ना, यहाँ पर सवाल ही गलत। नहीं, क्यों गलत है भाई? अरे क्यों गलत है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकारी एक आंकड़ा आया है कि 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हुए हैं। कहीं तो आवेदन हुए होंगे ना सर बिहार में, और आवेदन की संख्या है 2,06,488। ये आवेदन कहाँ हुए हैं आपको पता है? अगर हुए भाई, हाँ, कहाँ हुए हैं आप बता दीजिए, किस प्रांत में हुए? अगर हुए
नहीं तो अगर हुए हैं तो उसकी स्क्रूटनी करिए, उसको रिजेक्ट करिए, किसने मना किया है? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उस बात को समझिए आप। पहले उसी आप ये सरकार चला रहे थे। विवेक जी, आप लॉजिकल डिबेट करते हैं, इसीलिए मैं आपसे, मुझे ये बताइए कि किशनगंज में ही ऐसा क्यों हुआ, ये कहीं और क्यों नहीं हुआ? और ऐसा क्यों है कि किशनगंज जो कि पश्चिम बंगाल के बगल का लगता हुआ इलाका है, वहीं पर आधार कार्ड की संख्या भी सर 20,26,541 आबादी है, आधार कार्ड जारी होते हैं 21,31,172। आप या मैं या बोर्ड या सीईसी, जब तक आप पूरे बिहार में ये क्यों नहीं हो रहा है, केवल एक खास इलाके में क्यों? It still may not mean that it is wrong, or we cannot make an I am unconstitutional asking you a statement. question. You tell I am me. asking you a different question. Give me a logic. उनमें से एक भी बोर्ड जब तक आप खड़ा करके उसका आधार दिखा के नहीं बोल सकती टीवी पर कि ये गलत है, तब तक हम ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। अरे ये गलत है। एलिगेशन किसने You cannot- लगाया? हाँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैंने तो एलिगेशन कोई नहीं लगाया। मैंने तो कहा कि किशनगंज की आबादी है 20,26,541। मैंने एलिगेशन नहीं लगाया, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ कि फिर आधार कार्ड इस 20 लाख की आबादी में 21,31,000 कैसे आ गए? आप मेरी बात सुनिए। बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन एक ही जिले में 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन क्यों होता है? मैं तो एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। 2,06,488 आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन क्यों? ये पॉसिबल है, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई गलती नहीं है। और स्क्रूटनी करे सरकार, भारत सरकार स्क्रूटनी करे और बता दे उनमें से कितने गलत है। नहीं, अब एक और आंकड़ा हम अंदाजे नहीं लगा सकते, विवेक भाई एक और आंकड़ा। मुझे लगा कि यार आप ये जो आवासीय प्रमाण पत्र है, ये तो रोजमर्रा की चीजें होंगी अनवर पाशा साहब, मैंने सोचा तो मैंने पता लगाया कि हो सकता है कि साल भर में भाई वहाँ पे मकान बनते हो और इसीलिए इस तरीके से आवेदन होते हैं। हो सकता है किशनगंज में नौकरियां ज्यादा मिल रही हैं। एक्चुअली मैंने भी यही सोचा विवेक, मैंने भी यही सोचा कि किशनगंज में हो सकता है डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा हो, मकान ज्यादा बन रहे हो। तो सुनिए ना सर, फिर मैंने पता लगाया कि अच्छा ये जानकारी हासिल करो कि जनवरी से जून 2025 यानी 6 महीने में कितने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हुए हैं? आप बता सकते हैं? कैन यू गेस क्या नंबर रहा होगा? नहीं, हो सकता है कैंसिल हो गया बहुतों के, उन्होंने फिर से अप्लाई किया हो। 6 दिन में सुनिए ना, 6 दिन में 2,06,488 आवेदन होते हैं, कैंसिल नहीं, मैं तो आवेदन की बात करी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 6 महीने में 1,38,181। इंटरेस्टिंग भैया हमेशा होता है जब इलेक्शन पास में आता है, इलेक्शन कमीशन जब बिगुल बजाता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करो, डेटा पेश कर दिया, हर प्रांत में आपने डेटा पेश कर दिया, इंक्लूडिंग दिल्ली। अरे but why is it not happening in other places? But that doesn't give us the right to say कि ये सारे बोगस वोटर्स हैं, unless proven otherwise. हो रहा और इन्हीं वोटर तो लगाता है। विवेक, आप इस बात को समझने को तैयार हैं कि वोटर लिस्ट में वही वोटर होगा जो बिहार का निवासी है? सुनिए, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कहा किशनगंज और मैं वहीं चली गई, मैं तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट का डेटा लेकर बैठी, सारे डिस्ट्रिक्ट का। मैं दूसरे नंबर पर बता भी देती हूँ आपको कौन सा, मुजफ्फरपुर है, ये रहा दूसरे नंबर पर। मुजफ्फरपुर में 1,12,664 ये जो क्या बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र है, इसके लिए आवेदन हुआ है, ठीक है, हुआ है। लेकिन बाकी सब जगह मैंने देखा 20,000, 21,000, 13,000, 56,000 भी है कई जगह पर, फिर कई जगह पर 9,000 ही है, जैसे स्योहर है वहां पर आबादी के हिसाब से। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर कि आधार कार्ड जो है वहां पर, अब बताइए ऐसे में स्क्रूटिनी होनी चाहिए विवेक श्रीवास्तव कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, अब मैं बता देता हूँ 2 चीजें। नंबर 1, ये सरकार अगर ये जानती थी, ये इलेक्शन कमीशन अगर ये जानता था कि बिहार के अंदर जो वोटर्स हैं एग्जिस्टिंग वो गलत है, इस सरकार को पहले रिजाइन करना चाहिए था। आप सरकार चला क्यों रहे? जब इलेक्शन का टाइम आया तब आप वोट काटने के चक्कर में, है ना, कि दूसरे लोगों को फायदा ना हो, तो आप यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ये के शर्मा का भी तो कट सकता है, दलितों का कटेगा, बैकवर्डों का कटेगा, मुसलमानों का कटेगा, जिससे इनको डर है, इनका काटेंगे। हमें पता है CA NRC भी इसी साजिश के तहत लाया गया, ये साजिश संगति है, एंड वी नो इट।
एंड वी नो इट। ये एनआरसी का विरोध जो हुआ था इसीलिए हुआ था। सुनिए एनआरसी में विवेक जी, पीछे आप थे, लोग जब इस लेकिन तरीके से इलेक्शन कमीशन लफाजी के करते खिलाफ हुए है। डिबेट करते हैं ना तो आनंद नहीं आता है। कितने वोटर हैं टोटल बिहार में, बताइए मुझे? 7 करोड़ के आसपास। लिसन टू मी 7 करोड़ के आसपास वोटर है और उन 7 करोड़ में से 4 करोड़ लगभग 4 करोड़ 90 लाख के आसपास जो है उनको तो कोई प्रमाण देना ही नहीं है सर। वो 2003 के वोटर लिस्ट में थे, उसके बाद जो आए हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास वो सारे के सारे डेटा है मौजूद, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग ने कह दिया है। विवेक जी, ये देखिए, आप जो कह रही हैं, आप जिस कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि 2003 के बाद देखो इलेक्शन कमीशन इज नॉट वर्किंग द वे इट शुड। यहाँ दिल्ली के इलेक्शन के कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे, मुसलमान बस्तियों में और जे कॉलोनियों में वोट काटे गए थे। एक तो आप जबरदस्ती बिल्कुल आ गया। एक वोटर होता है, वो आप है, मुसलमान करके क्या घुसपैठियों को आप उनका हक दिला देंगे? इसका मतलब आप मेरे मुसलमान भाइयों से उनका हक छीन रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपकी इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियां की लगातार हार को आप इलेक्शन कमीशन पर फोड़कर अपनी साख जो गिर चुकी है भारत में, जनता आपको पसंद नहीं करती, बस उसको छिपाने का माध्यम चुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, अपनी साख बचाने की कोशिश करो। अनवर पाशा के और अनवर पाशा दोनों स्क्रीन पर। अनवर पाशा जी 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 सर, ये क्या मुसलमानों का वोट काटने के लिए? और अगर हाँ तो ये कैसे पता चला कि मुसलमानों का वोट कटेगा? ये आपने जो सवाल किया है, मैं पहले उसका जवाब देता हूं। किशनगंज के बारे में आपने सवाल किया। किशनगंज में लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है। ये पूरे बिहार में लोगों ने अप्लाई किया है, क्योंकि सरकारी जो नौकरियां अब आ रही हैं या आएंगी, उसके लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि उसमें आवासीय प्रमाण पत्र देना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले दिनों जो नौकरियां दी गई उसमें एक बड़ी संख्या बिहार से बाहर के लोगों की थी जिनको नौकरियां मिली। बिहार की जनता की डिमांड है कि आवासीय जो लोग हैं बिहार के, जो डोमिसाइल है जिनकी बिहार की, उनको उसमें 90% 95% उनको उसमें जगह मिलनी चाहिए। बाहर के लोगों को 5% में 10% में मिलनी चाहिए। इसलिए पूरे बिहार में एक बाढ़ आई हुई है, लोग अप्लाई कर रहे हैं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, इसलिए बढ़ा हुआ है। रही बात, नहीं बता रहा हूँ आपको, आप खुद ही नहीं बताया। अरे मुजफ्फरपुर आपने बताया ना। अरे 2 लाख अगर किशनगंज में है तो 1.5 लाख है ना मुजफ्फरपुर में, 1.5 लाख है ना मुजफ्फरपुर में, उसी के आसपास है। जिनके पास होगा पहले से उनको बनवाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वक्त जो किशनगंज रॉन्ग डेटा सर, रॉन्ग डेटा दे रहे। मैं डेटा लेकर बैठी हूँ, मैंने खुद कहा है कि मुजफ्फरपुर में भी अप्लाई हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़ा जिला है। किशनगंज से कंपेयर किया जाए 26% बताया जा रहा है किशनगंज में ये जो एप्लीकेशन है। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग डेटा वहां से क्यों आ रहा है, और अगर स्क्रूटिनी हो रही है तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और फिर कल सुप्रीम कोर्ट में तो है ही फैसला।